वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे बहुत लोग बोलते हैं, जिस पे बहुत लोगों ने बातें की हैं, जिस पे बहुत लोगों ने गाइड किया है, बट स्टिल मुझे लगा कि अभी भी कोई शायद कमी रहती है या कुछ लोगों को स्टिल गाइडलाइंस की ज़रूरत है या कुछ लोगों को शायद वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही जो वो यानी कि उनको बूस्ट नहीं मिल पा रहा या वो अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आज हाज़िर हुआ हूँ उन लोगों के लिए। एक वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो मैंने बहुत सोचा कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। देन फाइनली आई कंक्लूडेड कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। उन लोगों के लिए नहीं जो ऑलरेडी एक अपनी जॉब कर रहे हैं या जो जिनका ऑलरेडी करियर है। हाँ, वो लोग भी स्विच कर सकते हैं, बट बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं 2024 में, या फिर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी आगे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं 2024 में, यानी कि एक साल का टाइम पीरियड अभी जो कि 1 फ़रवरी है आज। तो ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे जो आप लेंगे तो आप यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपको हेल्प होगी कि आप जॉब लैंड हो जाएगी, आप पहले जॉब लैंड कर लेंगे और आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो उठा लेंगे विद वेरी सिंपल, विद वेरी इजी स्टेप्स। हाँ, इसमें थोड़ी हार्ड वर्क ज़रूर चाहिए होगी, इसमें डेडिकेशन चाहिए, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, बट स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट सिंपल एंड इजी स्टेप्स। सो आज मैं एक्चुअली आप लोगों को बताने ये वाला हूँ, और यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे या जो बताऊँगा आपको मैं यहाँ पे, बेसिकली कुछ ये मैं आपको बेसिकली क्रक्स बता रहा हूँ कि मैंने कैसे करियर अपना स्टार्ट किया था और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ और मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, कौन कौन सी गलतियाँ की थी, ये भी बताऊँगा। तो चलें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आज बात करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी जो कि मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है पूरी दुनिया में और कंपनीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं। इवन के हर इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हो, उनके सर्वर्स सिक्योर हो, उनकी वेबसाइट सिक्योर हो, उनकी एप्लीकेशन सिक्योर हो, उनके सिस्टम्स या उनके लैपटॉप्स, उनके सर्वर, हर चीज़ उनकी सिक्योर हो, हर चीज़ उनकी सेफ़ हो हैकर्स वगैरह से या किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उनकी इस तरह की चीज़ों से नहीं कि जो उनकी बिज़नेस को इम्पैक्ट या फिर नुकसान पहुंचा सके। तो वो ये चाहते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर रहे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करियर चूज़ करें जिसका फ्यूचर भी ब्राइट हो। अभी आप जानते हैं आजकल एआई का दौर है। एआई इवन के साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी एआई आ चुका हुआ है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और एआई अगर आपस में मिल के इन दोनों का कम्बिनेशन अगर करें, अगर एक बंदे को एआई का भी नॉलेज है और उसको साइबर सिक्योरिटी भी आती है, तो मैं कहता हूँ वो बंदा तोप है। तो एटम बम तो कुछ भी नहीं है, वो बंदा अल्टीमेट लेवल की चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने इससे पहले कुछ रिसर्च भी की, तो मैं ये चाहता था कि मेरे वो रिसर्च वर्क आपके साथ भी शेयर करूं। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन बस कॉमनली जो चीज़ें थी जो कि कुछ चंद थोड़ी सी चीज़ें मैं वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा था। मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई साइबर सिक्योरिटी में इन पाकिस्तान में रहते हुए आप 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक सैलरी ईज़िली ले सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख से तो स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। ये देखें लो कॉन्फिडेंस के साथ है कि बिल्कुल छोटे लेवल पे बंदा, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का बंदा लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट ले रहा है सैलरी में, राइट। सो सैलरी अच्छी है,
एक बंदा, अगर आप डेवलपर हैं, नो डाउट डेवलपर्स की भी अच्छी सैलरी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डेवलपर्स, एज़ कम्पेयर टू अदर गाइज इन आईटी, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप इंटर आपने किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आप इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर में, आपको टेक्नोलॉजी का आइडिया है, आपको थोड़ी बहुत, इसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपकी कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और किसी किस्म की भी, यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी नहीं है, आपको जावास्क्रिप्ट आए, इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी सी प्लस शार्प HTML कुछ भी, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पाकिस्तान में भी। अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी अगर आप सर्च करते हैं जॉब के लिए कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, या तो इस तरह की टर्म्स पाकिस्तान में कम है, क्योंकि ये इस तरह की टर्म्स नहीं यूज़ होती पाकिस्तान में। अगर हाँ, आप स्पेसिफ़िकली इसके आगे फर्दर सब डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी की, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी जो सब डोमेन्स हैं आगे, फिर फर्दर अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि लोग उसमें कैसे काम कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको फर्दर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मेरी इस वीडियो में यही कोशिश है कि मैं सिर्फ पॉइंट से ना हटूँ और मैं बिल्कुल अपनी फोकस रखूँ कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। मतलब इसको चूज़ करते हुए, साइबर सिक्योरिटी को चूज़ करते हुए आप कैसे अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, और मतलब विद इन अ ईयर, यानी कि आपके पास 11 महीने हैं अभी, 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स के अंदर अंदर आप कैसे अपने आप को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट ले, ठीक है। तो पहले चलते हैं, पहले तो आता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। रोल, एडवांस, एक्सपीरियंस, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। अगर दुनिया में देखा जाए तो इसकी सैलरी कितनी बनती है? $1 लाख, रुपये, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करें रुपयों में, तो आप ये देख लें कि इसकी सैलरी कितनी बन रही है। ये यहाँ पे ईयरली लिखी हुई है, ठीक है, मतलब पूरे साल की लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ की लिखी हुई है। $1 लाख को डिवाइड कर दें 12 पे, और जो आगे से निकलेगा ना, जो भी आगे रेट आएगा, हम यहीं पे कर लेते हैं। $1 लाख डिवाइडेड बाय 12, सो $8,333 1 मंथ की बनती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें डॉलर के रेट से, तो आज डॉलर का रेट क्या है? 280। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 280 के साथ, तो ये बनते हैं जी 23 लाख रुपए। अगर आपको 23 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए? अच्छा, ये तो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, जो कि जेनेरिक रोल है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नहीं है। जैसे डॉक्टर होता है, वो एक MBBS डॉक्टर है, वो सिंपल डॉक्टर है। फिर आगे उसकी स्पेशलाइजेशन होती है कि वो आई स्पेशलिस्ट है, वो ENT स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। फिर आगे चलते हैं, इसी के अंदर दूसरी ब्रांच आती है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ ये भी बताऊँ कि इसमें आपके स्किल सेट क्या आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप बैचलर्स हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डजेंट मैटर एट ऑल। इसमें आपको यानी कि ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, या मैं इस वीडियो के एंड पे आपको डिस्कस करता हूँ। आगे चलते हैं, दूसरी है इन्फोसेक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम मैं फिर वो आगे बताता हूँ आपको। एनालिस्ट का काम क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़, रोल्स क्या होते हैं, उसने क्या करना होता है, और आप अगर इसमें आगे परस्यू करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। अच्छा, इसकी सैलरी बेसिकली 80,000 जेनेरिक रोल से थोड़ी कम है, क्योंकि इसका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यानी कि बिल्कुल ईजी है। मतलब
ऐसा बंदा भी इसको स्टार्ट कर सकता है कि जिसको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, थोड़ा हाँ इसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए नेटवर्किंग का, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है, इजीली सीखा जा सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहें आप और फोकस्ड रहें, और अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या मैं अपना ईमेल भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों चाहते हैं कि मैं दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूं कि किस किस रोल की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस चाहिए, और जो पूरा प्लान होगा, यानी कि जो रोड मैप है वो क्या है। रोड मैप मैं एंड पे इस वीडियो के दिखा भी देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये इसके लिए नॉलेज आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज भी चाहिए। लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जो कि सिक्योरिटी साइड पे जिनका रुझान है, जिनका रुझान थोड़ा सा एथिकल हैकिंग की तरफ है, या जो इंटरेस्ट रखते हैं हैकिंग में, जो पहले से डेवलपर्स हैं लेकिन वो हैकिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये रोल सिर्फ ये उनके लिए रोल है। उसके बाद हमारे पास हाँ बेसिकली यही आता है पेनिट्रेशन टेस्टर, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टर वो होता है जो बेसिकली एक उसको वेबसाइट अलाउ किया जाता है कि रिटन परमिशन दी जाती है, जो भी अथॉरिटी होती है जिस चीज़ को वो पेनिट्रेट कर रहा है, यानी कि जिस चीज़ को वो हैक कर रहा है एथिकली विद रिटन परमिशन, वो जिस चीज़ को हैक करता है, हैक करने के बाद वो रिपोर्ट बनाता है उस चीज़ की कि मैंने इस चीज़ को कैसे हैक किया, मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ की, और कौन कौन सी इसके अंदर बग था, कौन कौन सी इसके अंदर वल्नरेबिलिटी थी। साइबर सिक्योरिटी में बग को वल्नरेबिलिटी ज़्यादा कहते हैं। तो मैंने कहाँ से अंदर में घुसा, मैं कैसे घुसा, तो सारा तरीक़ाकार वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग पे भी होता है, और प्लस वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ को यूज़ करते हुए पेनिट्रेट किया है, हैक किया है, या कुछ भी जो भी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की है, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, और पेन टेस्टर भी कहते हैं इसको। इसकी सैलरी 92,000, बहुत ईजी जॉब है, बहुत ही ईजी जॉब है। मैं नहीं समझता कि अगर एक बंदा सही डायरेक्शन में थोड़ी सी लर्निंग कर ले इसके बारे में, या सीख ले कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, तो हार्डली किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता होगा, या अगर आप बहुत ज़्यादा आप कह लें तो विदिन 4 to 5 आवर्स आप एक वेबसाइट, जो कि ये डिपेंड भी करता है स्ट्रक्चर पे भी, लेकिन एक जो बड़ी वेबसाइट है उसको भी आप 4 to 5 आवर्स में उसकी पेन टेस्टिंग करके और रिपोर्ट कंपाइल इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए थोड़ा बहुत किसी हद तक यानी कि कोडिंग का आना ज़रूरी है। ये भी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत कोडिंग जानते हैं, या जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, तो यानी कि इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग का नॉलेज चाहिए। यानी कि जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती हैं उनके अंदर कोड रिव्यूज़ किए जाते हैं इसमें, और उस कोड के अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी बग्स हैं, कहाँ कहाँ पे बेटर कोड को यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन सी परमिशंस देनी है, कौन कौन सी परमिशन नहीं देनी, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, कहाँ पे अपलोड की ऑप्शन देनी है, और अगर अपलोड की ऑप्शन देनी है तो किस फॉर्मेट में देनी है, और अगर कोई चीज़ अपलोड हो जाए मलिशियस किस्म की, या कोई मेलवेयर हो जाए, कोई ट्रोजन, कोई वायरस अपलोड हो जाए, अगर कोई कर दे तो उसको टर्मिनेट कैसे करना है, उसके पास मतलब वो कहाँ तक उसके पास अथॉरिटी होगी, या वो कहाँ तक चीज़ों को रीड कर सकता है, या वो कहाँ तक चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर देखता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेलवेयर एनालिस्ट। मेलवेयर एनालिस्ट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ज़्यादातर मेलवेयर एनालिस्ट जो होते हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग से होते हुए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी से होते हुए, इन सब चीज़ों को गुजर के तो यहाँ तक आते हैं। एक फ्रेश ही भी स्टार्ट कर सकता है, मेलवेयर एनालिस्ट बन सकता है जिसका इंटरेस्ट हो, बट मोस्टली इन मोस्ट केसेस ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस लोग आते हैं एज अ मेलवेयर एनालिस्ट, या कह लें कि जैसे एक डॉक्टर जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाता है तो वो स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में कर लेता है, और उस स्पेशलाइजेशन के बाद उस
चीज़ में, उस फील्ड में उसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, यानी कि वो बहुत सक्सेसफुल होता है, जिसने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए होते हैं, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में मेलवेयर एनालिस्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी सैलरी भी ज़्यादा है। और मेलवेयर एनालिस्ट का ये होता है कि जो वायरसेस नए नए बन रहे होते हैं या जो इंडस्ट्री में होते हैं, या लेट्स से आपके सिस्टम को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, मेलवेयर ने इन्फेक्ट किया है, तो आप उसकी स्कैनिंग वगैरह तो कर देते हैं, लेकिन उस मेलवेयर का एक सैंपल आप अपने पास रख लेते हैं, और वो सैंपल आप यानी कि उसकी फोरेंसिक्स के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च वर्क के लिए आप मेलवेयर एनालिस्ट को वो हैंड ओवर कर देते हैं। मेलवेयर एनालिस्ट उसके ऊपर रिसर्च वर्क करता है, उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो कहाँ कहाँ टारगेट कर रहा है, इवन हर चीज़ को इन डीप स्टडी करके वो रिपोर्टिंग्स करते हैं। फिर उसके बाद अवेयरनेस के लिए वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सेमिनार्स में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ डिफरेंट लेवल्स पे वो कन्वे करते हैं और गाइड करते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं और उनसे कैसे सेफ रहना है। फिर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं, जैसे डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग की डिवाइस होगी, ओप्पो वगैरह, या कोई भी डिवाइसेस जो भी हैं, तो सॉरी, उनकी जो अपडेट्स आती हैं ये भी बेसिकली मेलवेयर एनालिस्ट ही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई फ़लाँ नए नए मेलवेयर्स या फ़लाँ नए नए ट्रोजन्स, कोई वायरसेस, फ़लाँ चीज़ें ये जो वाली हैं, विद एविडेंस वो प्रूव करते हैं कि भाई ये वाला जो ओएस है ये इसको अपग्रेड होना चाहिए, इस जगह पे इसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो ये सारा काम होता है मेलवेयर एनालिस्ट का। आगे चलते हैं तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स एनालिस्ट एंड डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जामिनर। बेसिकली फोरेंसिक्स एनालिस्ट में दो टाइप्स आती हैं, एक आता है डिजिटल फोरेंसिक्स, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक्स में भी फर्दर आगे फिर कुछ डिफरेंट टाइप्स आती हैं। फोरेंसिक्स का ज़्यादातर काम होता है एजेंसीज़ में है, पुलिस डिपार्टमेंट में, आपकी डिफरेंट कंपनीज़ में भी होता है। इवन इनका बेसिकली काम ये होता है कि एक इंसिडेंट होने के बाद उसकी फोरेंसिक्स करना और उसकी रिपोर्ट कंपाइल करना कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसमें लूप होल्स क्या थे, कौन कौन इन्वॉल्व था। इवन कि वो फुट प्रिंटिंग करते हैं, जैसे एक इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी सिनेरियो को, किसी भी केस को, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जामिनर। इवन कि जब लेट्स से किसी का फ़ोन या कोई क्रिमिनल होता है तो उसका फ़ोन लॉक्ड होता है और हो सकता है उसने फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़, कोई एविडेंसेस डिलीट भी कर दिया, बट स्टिल जो डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जामिनर होता है या डिजिटल फोरेंसिक्स का एक्सपर्ट होता है, वो बेसिकली ये करता है कि उनको एक तो रिकवर करता है और फिर उसके बाद उनको एनालाइज करके, उनकी फोरेंसिक्स करके ये भी पता लगाता है कि ये कहाँ से ये वीडियो आई थी, इस वीडियो को शूट किस लोकेशन पे किया गया था, और इस वीडियो को किस डिवाइस से शूट किया गया था, और उस डिवाइस के अंदर डिफरेंट चीज़ें भी फिर इन्वॉल्व होती हैं कि यानी कि उस डिवाइस की स्पेक्स क्या थी, मॉडल क्या था, उस डिवाइस का मतलब उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी। अगर मोबाइल है तो उसमें फिर फर्दर मज़ीद चीज़ें भी होती हैं कि मोबाइल का IMEI नंबर क्या था। इसको कहते हैं मेटा टैगिंग, आप गूगल भी कर सकते हैं मेटा टैगिंग किसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे अगर चलें तो बस यही है, यही सब चीज़ें। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। बेसिक्स से अगर मैं चलूँ तो फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज, बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज, एडवांस नहीं, जस्ट बेसिक के IPs क्या होती हैं, सबनेट्स क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, OSI मॉडल क्या है, TCP IP मॉडल क्या है। ये आपको टर्म्स, अगर जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए टर्म्स नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सीन है। हम जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इन सब को डिवाइड कर लेते हैं अपने वीकली टास्क पे और फिर डेली टास्क पे। तो अगर 100 को अगर लेट्स से 365 डेज होते हैं एक साल में, तो 365 को अगर डिवाइड करें 365 के साथ तो आई गेस वैल्यू बहुत कम बनती है। या फिर अगर उसको डिवाइड कर दें, 365 को अगर डिवाइड कर भी दें तो एक दिन में
एक दिन के साथ एक आता है, यानी कि आप अगर एक दिन में कोई एक भी चीज़ कर लेते हैं, एक भी टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 5 या 6 महीनों से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा इन चीज़ों को कवर करते हुए। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सारी ज़रूरी नहीं है कि आपको आएँ, आप कुछ इनमें से स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी आप अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी के डिजिटल फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं या मेलवेयर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आना ज़रूरी नहीं है। ये सब डोमेन्स को उन्होंने कंबाइन करके, तो यहाँ पे उसका रोड मैप दिया हुआ है कि उन सब डोमेन्स का नॉलेज उन्होंने यहाँ पे एक ही जगह डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक्स सबनेटिंग मैंने आपको बताया था, प्राइवेट आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी क्या होती है, लोकल होस्ट क्या होता है, CIDR क्या होता है, गेटवेज क्या होते हैं, वैन मैन वैन लैन ये क्या होता है, स्विच राउटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अच्छा, उसके बाद DHCP क्या होता है, DNS क्या होता है, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, एयर क्या होता है, TXT रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है और इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइबर सिक्योरिटी में, वो आपको नॉलेज होना चाहिए या आपको यूज़ करना आना चाहिए। क्या क्या यूज़ करना आना चाहिए आपको काली लिनक्स यूज़ करना आना चाहिए, जो कि लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑल्टरनेट टू विंडोज़ के ऑल्टरनेट है। जैसे मैक ओएस को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैकबुक है, मैक ओएस के साथ आती है। इसी तरह लिनक्स जो है वो हैकिंग के लिए आता है, यानी कि हैकिंग, एथिकल हैकिंग जो होती है, या जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, रिकमेंडेड होता है 95% साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है वो काली लिनक्स का यूज़ करते हैं, या वो अगर रेगुलर यूज़ नहीं भी करते तो इन मोस्ट केसेस वो काली लिनक्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इक्विप्ड है तमाम उन टूल्स के साथ जो हैकिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो काली लिनक्स इज़ लाइक a AK-47 because it is equipped with all the necessary tools for ethical hacking. I'm repeating it again, for ethical hacking, not for any sort of unauthorized hacking or unauthorized practices. So ethical hacking is basically a practice which involve written permission from the authorities to penetrate, to hack, or to simulate any sort of hacking attempt against any system, against any web application, or against any mobile application, or against any sort of OS. So I'm gonna show you Kali Linux how it look like. तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आगे सीरीज़ चलाऊंगा और सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। इवन मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है चैनल पे, जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू यूज़ 4 OS इन अ सिंगल मशीन। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो व्हाट आई एम यूजिंग, मैं यहाँ पे VMware Fusion यूज़ कर रहा हूँ। मैक ओएस के लिए VMware Fusion आता है और विंडोज़ के लिए VMware Player या फिर VMware Workstation आता है। तो मैं Fusion यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्चुअली बेसिकली ये पेड होता है, तो मैकबुक में आपको पता है कि मोस्टली एप्लीकेशंस पेड होती हैं। सो हियर वी गो, दिस इज़ काली लिनक्स और मेरे पास 2023.4 इंस्टॉल्ड है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है सो फार अभी तक का। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ काली लिनक्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं। हाँ, अब ये देखें, इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए टूल्स हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी चीज़ की मतलब ज़रा सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है ना अपने टारगेट की, कि मेरा टारगेट उसके जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो इसमें वो सारी टूल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, वेबसाइट कहाँ होस्ट हो रही है, कब बनी थी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर क्या क्या प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, वो होस्ट कहाँ हो रही है, उसकी IP क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग एनी जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक अगर बात करें तो आप वो इन्फॉर्मेशंस, नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस, वो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल से ना सिर्फ किसी वेबसाइट के बारे में बल्कि इसमें सारे टूल्स मौजूद हैं। इवन के कुछ भी मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपकी वेब एप्लीकेशन हो, आपका कोई OS हो, कोई
कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आप कर सकते हैं। इसमें बहुत मज़े की चीज़ ओसेंट एनालिसिस की कुछ टूल्स हैं इसमें। ओसेंट में ये भी होता है कि आपके पास अगर एक पिक्चर है, सॉरी किसी भी बंदे की पिक्चर है आपके पास, आप ये चाहते हैं कि मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे नहीं पता इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, मुझे नहीं पता कि इसका लिंक्डइन क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी कहाँ कहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, तो मैं ओसेंट को यूज़ करते हुए उस एक इमेज को एज अ सोर्स यूज़ करते हुए उस इमेज के थ्रू उस बंदे की तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ढूंढ सकता हूँ। मैं उस बंदे की तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ जस्ट विद अ सिंगल इमेज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल्स के लिए। तो इसमें भी कुछ टूल्स हैं जो जिनको आप यूज़ करते हुए किसी भी बग्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए कुछ फिर टूल्स आते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू आप इंटरसेप्शन वगैरह करते हैं। मतलब वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम किस्म के यहाँ पे फिर पासवर्ड अटैक्स के लिए ये वाईफाई का पासवर्ड अगर आपको क्रैक करना है, किसी भी और चीज़ का पासवर्ड करना है, किसी ओएस का पासवर्ड करना है, विंडोज़ का पासवर्ड आप क्रैक करना चाह रहे हैं, या इवन आपके वाईफाई के आपके कैमरास हैं, आपको पासवर्ड भूल गया है, तो आप एथिकली आप ये चाहते हैं कि आप विदाउट एनी डाटा लॉस आप अपना पासवर्ड दोबारा से जो है वो क्रैक करके तो अपनी एक्सेस दोबारा से रीगेन कर सकें। वायरलेस अटैक्स के अंदर फिर आपको वाईफाई, मोस्ट कॉमनली वाईफाई के हैक्स वगैरह मिल जाते हैं, और यानी कि सिर्फ वाईफाई नहीं, वायरलेस जितनी भी ब्रॉडकास्ट सिग्नल हो रहे हैं, इवन कि आपके जीएसएम बेसिकली कहते हैं जो कि आपकी सिम होती है, सिम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जो कि इंटरनेट नहीं है, जो कि टावर टू टावर कनेक्शन बना के तो वहाँ से उस पर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो ये वो भी इन्वॉल्व है इसमें, वायरलेस में ही आती है वो भी। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर कुछ टूल्स आते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है रिवर्स इंजीनियरिंग। किसी भी चीज़, लेट्स से आप एक एप्लीकेशन है, आपको नहीं पता इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स को यूज़ करते हुए आप ये पता लगा सकते हो कि इस एप्लीकेशन का कोड क्या है। यानी कि एक वेबसाइट बनी हुई है, उसका कोड आपके पास नहीं है, लेकिन कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, उसका पीछे जो बैकएंड पे कोड है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कि उसका पूरा कोड है, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ हुई हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो आप सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन कि आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी। तो इसी तरह फोरेंसिक्स के टूल हैं इसमें, मोबाइल की फोरेंसिक्स लेके, जिस तरह ये PDF फोरेंसिक्स का टूल है, ये इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी PDF फाइल की फोरेंसिक्स कर सकते हैं कि ये PDF फाइल किस PC पे बनी थी, इससे पहले जो इमेजेस थी उनके क्या नाम थे, उनके क्या साइज़ थे, अगर किसी PDF के अंदर इमेजेस हैं तो वो किस मोबाइल से ली गई थी। इस तरह से एक PDF के अंदर से इमेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए फोरेंसिक्स। अच्छा, ये बेसिक टूल्स आते हैं लिनक्स के साथ। कुछ एडवांस्ड टूल्स या कुछ एडवांस स्क्रिप्ट्स और भी हैं जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जो इंस्टॉल कर सकते हैं इसके साथ मज़ीद आप। तो ये कुछ कॉमन, अच्छा इसमें भी नोट्स बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें आती हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब अनलिमिटेड टूल्स हैं इसमें। आप सारों को यूज़ भी नहीं कर सकते, या फिर आपने कभी सारे यूज़ किए भी नहीं होंगे क्योंकि सबके साथ आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा। इसमें इवन कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपके वाईफाई, यानी कि आप एक घर में मौजूद हैं और आपके वाईफाई के ऊपर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सारों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन गूगल खोल रहा है, कौन फेसबुक खोल रहा है, कौन किस टाइम क्या कर रहा है। आप उनकी डिवाइस तक नहीं जाएंगे, आप उनकी डिवाइस को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता लगेगा कि भाई इस वाईफाई के ऊपर इतने लोग कनेक्टेड हैं और फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर एथिकल पर्पसेस, फॉर परस्यूइंग योर कैरियर इन फोरेंसिक्स और मे बी इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या किसी और साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपने राय का इजहार, अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त निकाला और वीडियो को देखा, और
अगर कुछ आपने इस वीडियो से सीखा तो वो आगे सिखाने की कोशिश कीजिए। यही एक बेहतर तरीका है इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।